डियर स्टूडेंट, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रेनबियर का नोड कहाँ स्थित होता है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, साइटॉन, नेफ्रॉन, एक्जान और टीलोडेंड्रिया। यहाँ पे जो एकदम करेक्ट आंसर आपका है वो एक्जान है। ये कहाँ पे है इसको हम लोग यहाँ पे अभी स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये नर्व सेल का डायग्राम आपको दिया हुआ है और नर्व सेल का जो डायग्राम है इसमें देखिए इसका पूरा नर्व सेल 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला आप यहाँ देख रहे हैं सेल बॉडी दिया हुआ है, सेकेंड डेंड्राइट दिया है और थर्ड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक्जान। ये एग्जाम दिया था, ये आप देखिए यहाँ से हीरो बना हुआ है पूरा एग्जाम का। ये पोर्शन जो है ये एग्जाम कहलाता है, जो अभी आपने आंसर में देखा। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दिया है जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है और पूरा ऑप्शन आपके सामने है, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, प्रोटीन और इन सभी के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे 4th नंबर पे है, इन सभी के द्वारा। इन सभी के द्वारा ये आंसर आपका सही है। इसको देख लेते हैं। ये डायग्राम आपको इसलिए शो किया जा रहा है जिससे आपको आसानी से ये याद हो जाए, और ऐसे आप पढ़ते हैं बार बार भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप वीडियो को केयरफुली लास्ट तक देखें और तब आपको कोई भी चीज़ आसानी से भूलेगा नहीं। और ये यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आप कोई भी क्वेश्चन कमेंट करके भेजेंगे तो आपको उसका आंसर 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है आपको भी बताया गया 3 चीज़ों से मिलकर मुख्य रूप से बनी हुई है। बाकी इसका स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये मन में प्रश्न आना चाहिए कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल। जनरली हम लोग 2 टाइप का सेल पढ़ते हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल के 2 एग्जाम्पल आप जनरली पढ़ते हैं, जीवाणु और नीले हरे शैवाल। ठीक है, शैवालों कई सारी कैटेगरी होती है, लेकिन उसमें जो नीले हरे शैवाल हैं वो आपको इसमें आते हैं, किसमें आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, डर लगने की स्थिति में रक्त में किस हार्मोन की वृद्धि होती है। डर लगने की स्थिति में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, इंसुलिन। इंसुलिन सभी को पता है कि जब डायबिटीज हो जाता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं, तो डायबिटीज इसकी कमी से होता है, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं है। सेकंड आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन को जीवन रक्षक हार्मोन भी बोलते हैं और ये आपको डर लगने की स्थिति में 2 तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है, एक एड्रेनालिन और दूसरा होता है नॉर एड्रेनालिन। ये दोनों हार्मोन सीक्रेट करके जो कंडीशन है उससे आपको ये उबार लेता है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्रंथि भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये डायग्राम क्यों शो किया जा रहा है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए कि कौन सी ग्रंथि थी जो आपको डर लगने की स्थिति में आपको उससे उबार रही थी या बाहर निकाल रही थी। यहाँ देखिए एड्रिनल ग्रंथि सामने आपको दी हुई है, ये एड्रिनल ग्लैंड देखिए, ये कैप्सूल है और जनरली 2 भाग से कार्टेक्स और मेडुला, एड्रिनल कार्टेक्स, एड्रिनल मेडुला 2 पार्ट से मिलकर के ये एड्रिनल ग्रंथि बनी होती है। और इसको हिंदी में आप बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। और इसका ये डायग्राम आप देखिए, कहीं कहीं ये आधे वृक्क जैसा स्ट्रक्चर आपको शो हो रहा है और वृक्क के ऊपर ये स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कैजमेटा बनते हैं। कैजमेटा शब्द है यहाँ पे CHIASMA। कैजमेटा का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, यहाँ देखिए लिप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन और जाइगोटीन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी के बाद आता है डी। तो आपको याद रखना है डिप्लोटीन जो होता है उसमें कैजमेटा का फॉर्मेशन होता है। देख भी लेते हैं हम लोग जिससे आसानी से आपको याद रहेगा। ये देखिए यहाँ पे जो क्रॉस हो रहा है इस तरह से आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्रॉस हो रहे हैं, ये जो कंडीशन है ये कैजमेटा है। या नीचे वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये कैजमेटा शो हो रहा है। तो यहाँ दिखा भी रहा है, कॉम्बिनेशन कैन अकर बिटवीन दीज 2 स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। विजुअल इफेक्ट जो है आपके ब्रेन में सेव हो जाता है और आपको आसानी से कोई भी चीज़ याद करने में हेल्प करता है, या आप कह सकते हैं परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देना। BCG टीके की खोज किसने की थी, तो यहाँ देखिए दिया है टीबी की बीमारी से बचने के लिए BCG के टीके की खोज हुई थी और अल्बर्ट कैलमेट
और कैमली ग्वेरिन के नाम पर इसका नाम BCG रखा गया था और बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज से बचाने के लिए होता है। और अक्सर आपके एग्जाम में ये भी पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG। तो BCG का जो फुल फॉर्म है यहाँ देखिए बैसिलस, सी से आप कालमिटी, ग्वेरिन, बैसिलस कालमिटी ग्वेरिन। कभी कभी आपके कंपटीशनों में आप बैठते हैं वहां पे इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। कौन है जिन्होंने खोज किया था? दो वैज्ञानिक आपने अभी देखा यहाँ पे, अल्बर्ट कैलमेट और कैमली ग्वेरिन। इनके डायग्राम फिगर भी देख सकते हैं, ये देखिए अल्बर्ट जी है और ये यहाँ पे ग्वेरिन साहब बैठे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है। यहाँ देखिए बी से होता है बैक्टीरिया। इसको आप कैसे याद कर पाएंगे? बैक्टीरिया के लास्ट में आप जा रहे हैं, यहाँ देखिए ए आ रहा है। आप कभी कभी क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे रटते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम वर्ड से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा या फर्स्ट वर्ड से ट्रिक बताऊंगा जिसके सहायता से आप आसानी याद कर सकते हैं। देखिए बैक्टीरिया लिखते हैं तो ए आ रहा है, ए से इनका नाम क्या है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। तो आइए देखते हैं कौन सा है। ये है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, जिन्हें बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है या बैक्टीरिया का जनक कहा जाता है। ठीक है, एंटोनी वान ये ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये संयुक्त नेत्र किस संघ के प्राणियों में पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए आंसर आपको दिया हुआ है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में बताते हैं। आर्थ्रोपोडा जो है ये लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो चलिए देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कमेंट करके कि जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का वो कौन सा है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे, और ये नहीं आता है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, बाद में आपको आंसर दूंगा कि ये जो संयुक्त नेत्र है कंपाउंड आइस इसको बोलते हैं, ये किस संघ के प्राणियों में पाया जाता है? लार्जेस्ट फाइलम आपका जो आर्थ्रोपोडा इसमें पाया जाता है। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है उसका नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिख के। तो चलते देखते हैं कंपाउंड आइस होती कैसे है। आप यहाँ देखिए ये कंपाउंड आइस है। कंपाउंड आइस होती है, इसमें देखिए ये जो छोटे छोटे से कोष्ठक बने हैं इसे बोलते हैं क्रोमेटिडियम। क्रोमेटिडियम का काम क्या होता है? जैसे हम आप किसी भी प्रतिबिंब को देखते हैं एक बार में ही पूरी इमेज हमारे आपके सामने बन के आ जाती है, लेकिन ये जो इंसेक्ट होते हैं जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये काकरोच, सपोदैट काकरोच है या हनी बी है, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बहुत सारे एग्जाम्पल है, काकरोच, मक्खी, मच्छर, स्कॉर्पियन, जो भी इंसेक्ट आते हैं जनरली वो किसी भी फिगर को, किसी भी डायग्राम को, किसी भी इमेज को एक बार में कंप्लीटली नहीं देख सकते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा टीवी में आप देखते हैं कोई चित्र देख रहे हैं, अचानक उसका जो नेटवर्किंग है कम हो जाता है तो उसमें झिलमिलाने लगता है वो, तो झिलमिलाता है तो एक जो इमेज है उसके बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट बन जाते हैं, छोटे छोटे खंड हो जाते हैं, बाद में पूरा खंड मिला करके एक कंप्लीट इमेज बन जाती है। तो ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं कुछ नैनो सेकंड में आपके कंप्लीट इमेज को छोटे छोटे खंडों में देखते हैं। जितने इनमें आप यहाँ देख रहे हैं जितने भी क्रोमेटिडियम है उतने खंडों में आपको ये पहले देखता है, फिर आपकी पूरी इमेज बन जाती है। तो कंपाउंड आइस की विशेषता है और ये इनका स्पेशल कैरेक्टर भी है फाइलम आर्थ्रोपोडा का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे परागशीसोम किन जीवों में पाए जाते हैं? तो परागशीसोम जो है एक सेल ऑर्गेनेल्स है और यहाँ देखिए दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। कहाँ पे परागशीसोम? ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, एनाटॉमी ऑफ द परागशीसोम किससे मिलकर बना है? लिपिड बाइलेयर से मिलकर बना है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ऊपर शो हो रही है इसमें। तो ये परागशीसोम है जो शैवालों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए नाम से पता चल रहा है उभय का मतलब होता है, उभय का मतलब होता है, उभय माने होता है दो, चर माने दो प्लेसेस पर रहने वाले। तो ये जो फाइलम ब्रायोफाइट्स है मुख्य रूप से ये जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पे भी पाए जाते हैं, तो दोनों प्लेसेस पे होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर बोला जाता है। जल की आवश्यकता इनको क्यों होती है? रिप्रोडक्शन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं एडीपी और एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो सब बहुत इजी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेरु तंत्रिकाओं की मनुष्य में कितनी संख्या होती है? मेरु तंत्रिकाओं की जब बात करें तो यहाँ पे देखिए 31 पेयर होते हैं। और कैसे इसको आसानी से याद कर पाएंगे मेरु तंत्रिकाओं को, तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी शो कर दिया गया है जहाँ से आप आसानी से याद कर सकें। ये आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे मेरु तंत्रिकाएं हैं। और ये देखिए यहाँ से क्रम दिया है C1, ये जनरली आप देखें 3 to 4 टाइप की है। सिफाइलिक C1, C2, C3, 4, 5, 6 करके दिया है। फिर यहाँ देखिए टी से ट्रोक्लियर दिया है। तीसरा यहाँ पे लंबर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे नंबर 1 से लेकर के 31 तक हमारी क्या दी हुई है, नर्व सेल दी हुई है, मेरु तंत्रिकाएं दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संक्षिप्त व्याख्या के 7 नंबर प्रश्नों को आपको उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 3 में आप आ चुके हैं। यहाँ पे दिया है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को आप हिंदी में जनरली इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और इसको मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है आपको पता होना चाहिए। मास्टर कोई कब कहलाता है? मास्टर कोई कब कहलाता है? जब उसको उस चीज में मास्टरी हो। तो यहाँ जो मास्टर ग्लैंड है ये सेवन के आसपास जो हार्मोन्स हमारे शरीर में सिक्रीट होते हैं उन सब पे ये नियंत्रण रखती है और उनसे सारा काम कंट्रोल करके कराती है। तो देखिए यहाँ लिखा भी है, क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन स्रावण को प्रेरित एवं नियंत्रित करती है। जैसे आप देखिए यहाँ पे पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित TSH दिया है और उसका हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। इसी प्रकार पीयूष ग्रंथि का ACTH हार्मोन अधवृक्क ग्रंथि को कार्टिसोल बनाने के लिए उत्तेजित करता है। यहाँ ACTH का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, एड्रीनो कार्टिकोथायराइड हार्मोन। यदि आपको लग रहा है कि आपको भी इसका फुल फॉर्म आता है मेरे बताने के बाद भी, तो आप इसका एक स्पेलिंग लिख के हमें दिखाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लग जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पे ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है और इसमें जनरली 2 लोब है। एक देखिए एक लोब इधर से हो रहा है और एक लोब यहाँ पे शो हो रहा है। इसे बोलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी और इसे बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके बाद मनुष्य का मस्तिष्क भार कितना होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क भार आपके कुल वजन का 2% होता है। भाई हम अपने बारे में जान सकें, एक क्वेश्चन देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आपके है। और 3 पाउंड के बराबर होता है, जिसमें 60% वजन इसमें उपस्थित वसा का होता है। जो आपका ब्रेन है उसमें फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में 60% अकेले, जिसकी वजह से मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे वसा युक्त अंग भी माना जाता है। और जनरली इसका जो वेट है 1300 ग्राम, तो आप यहाँ देख सकते हैं 1400 ग्राम दिया हुआ है। आइए देखते हैं थोड़ा ब्रेन का स्ट्रक्चर आपके कैसे है। ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें भी आपको बताया गया 60% इसमें फैट है। कितना परसेंट फैट है? 60% फैट है। और ये 1300 to 1400 ये नॉर्मल जो मेच्योर व्यक्ति है इसका जो ब्रेन वेट है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जनरल क्वेश्चन, काफी जनरल क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस यहाँ पे देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है यहाँ देखिए दिया 6CO2 6H2O दिया है। और यहाँ पे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और यहाँ देखिए सनलाइट बना हुआ है इसकी उपस्थिति में यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है C6H12O6। और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जो जिसे आप प्राणवायु बोलते हैं ये पौधे फोटोसिंथेसिस के समय बाहर रिलीज करते हैं और आपको इससे पूरा जीवन मिलता है। तो 6CO2 + 6H2O और यहाँ देखिए सनलाइट की उपस्थिति क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ऐसे फूड सप्लीमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है जो फ्लोएम के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में इसका क्या होता है, संवहन होता है, आप कह सकते हैं ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रुधिर दाब क्या है, इसे किस यंत्र से मापा जाता है? ब्लड प्रेशर क्या है, पूछा BP क्या है, ब्लड प्रेशर जो आप गांव में सुनते हैं भैया इनका BP हाई हो गया है, और किस यंत्र से मापा जाता है? तो यंत्र सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ये स्फिग्मोमैनोमीटर रुधिर दाब को मापने का यंत्र है। और रुधिर दाब देखिए यहाँ पे दिया है, रुधिर दाब हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर लगने वाले दबाव को ही ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो आपको पता चल चुका है कि जो आपका ब्लड है वो जब सर्कुलेट होता है आपके ब्लड कैपिलरीज में और उसमें जो ब्लड कैपिलरीज की वॉल जो होती है उसमें जो प्रेशर आता है उसे बोलते हैं आप ब्लड प्रेशर। और रक्तचाप में जनरली देखिए यहाँ 2 टाइप का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे और आपका जो ब्लड प्रेशर जनरल होता है वो 120/80 mmHg होता है। कैसे याद करेंगे हम अपने ब्लड प्रेशर को? तो यहाँ देखिए BP की बात चल रही है, BP या इसको आप बोलते हैं रुधिर दाब। तो इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जब B लिखते हैं, आप देखिए B लिखते हैं तो पहले आप 1 लिखते हैं, फिर आप बनाते हैं देखिए 2,
जो बनाते हैं ना, इसको आप थोड़ा सा घुमा देंगे तो बी बन जाएगा, और इसके आगे आप जीरो लगा लीजिए। तो आप जब बीपी लिखने जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर पूछाता है कि ब्लड प्रेशर व्यक्ति का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो आपने लिखा 1, फिर आप लिखते हैं 2, और आपको केवल जीरो और याद रखना है कि 120/80 mmHg, ये इसके मेजरमेंट की इकाई है जिसे आपको याद रखना है। तो ब्लड प्रेशर आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। कितना सामान्य मनुष्य का होता है, 120/80। ये आपका स्टेथोस्कोप आप कर सकते हैं, या इसको कर सकते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, जिसकी सहायता से आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। देखिए रॉसमैक्स लिखा है, कंपनी का नाम है। नेक्स्ट, बेगस तंत्रिका के बारे में लिखिए। बेगस तंत्रिका क्या होती है, तो आप देखिए क्या लिखा है, बेगस तंत्रिका जिसे ऐतिहासिक रूप से न्यूमोगैस्ट्रिक तंत्रिका के रूप में उद्धृत किया गया है, और ये 10वीं कपाल तंत्रिका या सेनेक्स है, और हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र, देखिए आप देख सकते हैं, आप पैरासिम्पेटिक नियंत्रण के साथ इंटरफेस करती है। इसमें वास्तव में 2 तंत्रिकाएं शामिल हैं, बाएं और दाएं यौन तंत्रिकाएं, जिन्हें लेकिन उन्हें आम तौर पर एक वचन के में सामूहिक रूप से संदर्भित किया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग देखें कहाँ पे है ये आपकी बेगस तंत्रिका, 2 भागों से देखिए मिलकर के बनी हुई है, और ये आपकी बेगस तंत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C3 और C4 प्लांट में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ आपके सामने डिफरेंस दिया हुआ है। C3 प्लांट जो होते हैं CO2 का स्थिरीकरण एक बार करते हैं, और यहाँ पे लेकिन 2 बार होता है। प्रथम बार जो स्थिरीकरण का होता है मेसोफिल सेल में होता है, और जिसके फलस्वरूप OAA ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल बनता है, और दूसरी बार स्थिरीकरण बंडल आच्छादित कोशिका बंडल सी सेल में होता है, और जिसके उपरांत 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं 3PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। सेकंड देखते हैं, सेकंड अंतर क्या है, 2RUBP रिबुलोज बाइफॉस्फेट, या पूरा बोल सकते हैं रिबुलोज 1,5-फॉस्फेट CO2 ग्राही होता है इसमें, और यहाँ पे पेप फास्फोइनाल पायरुविक एसिड जो है ये CO2 का ग्राही है। थर्ड डिफरेंस आप देखेंगे, CO2 स्थिरीकरण के बाद बनने वाला प्रथम उत्पाद जो है वो 3 कार्बन युक्त यौगिक PGA है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, या अम्ल कह सकते हैं हिंदी में, और यहाँ पे CO2 स्थिरीकरण के बाद बनने वाला प्रथम उत्पाद जो है वो पर्णमध्योतक में OAA है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, 4 कार्बन युक्त कंपाउंड है ये। तो नेक्स्ट चलते हैं और डिफरेंस देख लेते हैं। पत्ती की और क्या डिफरेंस है इसमें, पत्ती की जो शारीरिकी होती है क्रांत प्रकार की नहीं होती इसमें, और इसमें एक प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रांज एनाटॉमी टाइप की पत्तियां होती हैं, और इनकी कोशिका में हरित लवक आप देख सकते हैं C3 पौधे के समान होते हैं, लेकिन ये आकार में बड़े होते हैं, और उनमें ग्रेना नहीं होता है। ये ग्रेना क्या है, जब हम लोग बात करते हैं क्लोरोफिल की, तो क्लोरोफिल का जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं उसमें 2 भाग होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो ये उसी का एक भाग है ग्रेना, जो इसमें उपस्थित नहीं होता, लेकिन यहाँ पे उपस्थित होता है। 5 नंबर चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर, सभी हरी कोशिकाओं में केल्विन चक्र के विकर पाए जाते हैं, और यहाँ बोला है केल्विन चक्र के विकर पर्णमध्योतक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, लेकिन बंडल सी सेल में उपस्थित होते हैं। नंबर 6, इसमें प्रकाशीय श्वसन होता है। प्रकाशीय श्वसन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए अवरोधक का कार्य इसमें कर रही है, प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनमें प्रकाशीय श्वसन की क्रिया नहीं होती है। यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण और अवरोधक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजनेटेड प्रक्रिया होती है। नंबर 7 चलते हैं, वायुमंडल में से अपेक्षाकृत कम CO2 ग्रहण करते हैं C3 प्लांट, और ये जो है CO2 जो होते हैं अधिक CO2 को ग्रहण करते हैं एटमॉस्फेयर से, और यह CO2 की सांद्रता माने यहाँ पे कम होगी। नंबर 8 चलते हैं, संतुलन तीव्रता बिंदु CO2 की अधिक सांद्रता पर होता है, और यहाँ पे CO2 का कम सांद्रता पर ये कंडीशन होती है, जो कंपनसेशन पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से आपने यहाँ पे 8 डिफरेंस देख लिए। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे ये 8वां भी हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे जिब्रेलिन एवं इथाइलिन पादप हार्मोन में अंतर आपको पूछा जा रहा है। जिब्रेलिन और इथाइलिन, यहाँ पे 2 तरह के हार्मोन आपके सामने हैं। ये जो जिब्रेलिन है, देखिए जनरली जो प्लांट हार्मोन है ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर माने वृद्धि वर्धक हार्मोन, और दूसरे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैं ग्रोथ रिटार्डेंट्स।
तो यहाँ पे दोनों हार्मोन आपके सामने है। ये देखिए जिबरेलिन जो है ये ग्रोथ रेगुलेटर है, वृद्धिवर्धक हार्मोन है, और इथाइलिन जो है ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो फ्रूट होते हैं उनको पकाने में मेजर हेल्प करता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनके डिफरेंस को। यहाँ पे देखिए प्रभाव दिया हुआ है, यहाँ पे जिबरेलिन दिया है और यहाँ पे इथाइलिन। पहला प्रभाव यहाँ पे आपको देखना है डिफरेंस में, प्रकाशानुवर्तन पर जिबरेलिन का क्या कोई प्रभाव होता है, नहीं होता है, और इथाइलिन का भी नहीं है। गुरुत्वानुवर्तन इसमें नहीं होता है और इसमें भी यहाँ शो कर रहा है नहीं हो रहा है। तो दोनों के प्रभाव हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एवेना कर्वेचर टेस्ट क्या है, दोनों में कंडीशन नहीं है। टिश्यू कल्चर में कोशिका की वृद्धि भी नहीं है। अंग भिन्नन में क्या है, इसमें कोई वो नहीं है मैंने दोनों में। और कटे तनों पर जड़ विभेदन, यहाँ देख सकते हैं जो कटे हुए तने हैं उनमें जड़ विभेदन का मतलब जड़ों का निकलना होता है, जो कि जिबरेलिन में पॉसिबल नहीं है लेकिन इथाइलिन में पॉसिबल है। जड़ की वृद्धि को रोकना, अब ये नहीं रोकेगा क्योंकि आपको पहले बताया गया कि जो जिबरेलिन पादप हार्मोन है ये वृद्धिवर्धक हार्मोन है, तो ये रोकेगा नहीं, क्योंकि रोक देगा तो ये वृद्धि रोधक में आ जाएगा, और ये रोकता है क्योंकि वृद्धि रोधक है, पौधों की वृद्धि में हेल्प नहीं करता है। कैम्बियम के कार्य को बढ़ाना, तो यहाँ पे देखिए कैम्बियम के कार्य को बढ़ाता है। जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ पे कैम्बियम टर्म आता है, और यहाँ पे ये बढ़ा रहा है, यहाँ पे नहीं बढ़ा रहा है। जाइलम का भिन्नन, जो जाइलम को डिफ्रेंशिएट कराता है, तो ये यहाँ पे बढ़ा रहा है हाँ, और यहाँ पे नहीं। बिलगन क्या होता है, और यहाँ पे देखिए बिलगन का प्रभाव इसमें नहीं है और इसमें होता है। बिलगन क्या होता है, देखिए सपोज दैट ये कोई यहाँ पे लीफ लगी हुई है और यहाँ पे एक पतली सी परत से जुड़ी हुई है सपोज दैट, तो बिलगन का मतलब बी लगन, जैसे इसमें कोई लगन ना रह जाए, यहाँ से पत्ती डिटैच हो जाए, अलग होकर के नीचे गिर जाए। जब कोई पत्ती वहां से अलग होकर के नीचे गिर जाती है तो इसे बोलते हैं बिलगन। तो देखिए बिलगन पे इसका कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि वृद्धि रोधक काम करता ही नहीं है, निगेटिव कार्य नहीं करता है, और ये बढ़ाता है क्योंकि पत्तियों ये कहीं के वृद्धि रोधक हार्मोन है। फल की वृद्धि को बढ़ाना, तो ये वृद्धिवर्धक है, तो फल की वृद्धि को बढ़ा रहा है, और ये वृद्धि को बढ़ाता नहीं है, जहाँ जो जिस स्थिति में है वहीं पे उसको ये पका देता है। तो ये आपने डिफरेंस देख लिया। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्ट्रोमा क्या है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं, जब हम लोग बात कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट की, वहाँ पे स्ट्रोमा और दो ऑप्शन दिया गया था, एक स्ट्रोमा और एक क्या दिया गया था आपको याद करना है माइंड में, ग्रेना। तो यहाँ पे स्ट्रोमा एक संरचनात्मक या संयोजी भूमिका के साथ एक ऊतक या अंग का हिस्सा है। इसमें 60 नोट्स आया था। यह अंग के विशिष्ट कार्यों के बिना सभी भागों से बना है। उदाहरण के लिए संयोजी ऊतक, रक्त वाहिकाएं, नलिकाएं, और दूसरे भाग पैरेन्काइमा में कोशिकाएं होती हैं जो ऊतक या अंग का कार्य करती हैं, और ये हरित लवक में पाया जाता है। पहले आपको बताया गया क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल में पाया जाता है, और उसका एक भाग है। हमने आपको पहले बताया कि ये इसमें स्ट्रोमा और ग्रेना दो भाग जनरली होते हैं। और ये यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, जो प्रकाश युक्त अभिक्रियाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, और जो प्रकाशहीन अभिक्रियाएं होती हैं वो कहाँ होती हैं। तो प्रकाशहीन का मतलब होता है लाइट लेस रिएक्शन। तो यहाँ देखिए आपको बताया गया था कि लाइट लेस में यस आ रहा है, यस से स्ट्रोमा में ये प्रकाशहीन अभिक्रिया होती है। तो बची कौन सी प्रकाशयुक्त अभिक्रिया, वो होगी ग्रेना में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें टिप्पणी आया था फर्मेंटेशन क्या होता है, इसमें टिप्पणी लिखिए। तो फर्मेंटेशन सभी को पता है, दूध से जो दही बन जाता है, और यहाँ प्लांट के केस में पूछा गया था। यहाँ देखें ये जैव रासायनिक बायो केमिकल रिएक्शन है, और इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित होते हैं, और इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किण्वन के प्रयोग से एल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। अभी कैसे होता है हम लोग रिएक्शन देख लेंगे। और पावरोटी या बिस्कुट बनाने में भी इसका यूज होता है। तो जो ईस्ट है, ईस्ट जो होता है, आप जो ब्रेड खाते हैं इसमें दो एंजाइम पाया जाता है, जाइमेज एंड इनवर्टेज। जो आप ब्रेड खाते हैं देख रहे हो सूजा सूजा सा रहता है, वो उसमें ईस्ट का प्रयोग होता है। तभी देखिए आप दिया है ना पावरोटी, ये जो सूजा हुआ भाग है वो इसी ईस्ट की उपस्थिति का। ईस्ट क्या है, फंगस है और यूनिसेलुलर है। तो यहाँ देखिए लिखा भी है दही, सिरका, अन्य रासायनिक पदार्थों में निर्माण में भी इसका यूज होता है, क्योंकि ये इसको कन्वर्ट कर रहा है। किण्वन की खोज किसने की, थोड़ा ज़्यादा देख लेते, कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है। 1797 में क्रिक्सेक ने की थी, और प्लूजर ने 1875 में से अंतर्विकी श्वसन कहा, और कोस्टेटचेव ने इसे अवायवीय श्वसन कहा था। एनारोबिक कंडीशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। यहाँ आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट दो अथवा अधिक सरल अणुओं में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक अभिक्रिया होती कहाँ है,
यह क्रिया माइटोकांड्रिया की मानी संक्रिया में माइटोकांड्रिया आवश्यकता होती है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन आता था, यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। इस क्रिया माइटोकांड्रिया आवश्यकता नहीं होती है, यह क्रिया पूर्ण रूप से साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। और अवायवीय श्वसन के सभी विकर जो एंजाइम है कोशिका द्रव्य में ही उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे जो फर्मेंटेशन है एक उपापचयी प्रक्रिया है जो एंजाइम की कार्रवाई के माध्यम से कार्बनिक सबस्ट्रेट में रासायनिक परिवर्तन पैदा करती है। यहाँ कुछ रिएक्शन में हम लोग देख सकते हैं एल्कोहलिक, यहाँ पे देखिए किडोन दिया है, यहाँ पे दिया है आपको पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटिल्डिहाइड का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है और CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो एसिटिल्डिहाइड है, यहाँ आप देखिए एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल, इसी एथिल एल्कोहल को आप क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शराब बोलते हैं। और यहाँ पे NAD+ का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ देखिए शो किया गया है एल्कोहलिक कीटोन जो है ईस्ट एवं अन्य जीवाणु जातियों में होता है। किसमें होता है, अन्य जीवाणु जाति में होता है। तो ये रिएक्शन आपको लिखना था पूरा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देने के लिए। एंजाइम पूछा गया, एंजाइम क्या है, तो एंजाइम को हिंदी में आप विकर बोलते हैं। रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले प्रोटीन को कहते हैं। और इसके लिए एंजाइम शब्द का प्रयोग 1878 में कुहने ने पहली बार किया था। और मतलब यहाँ पे प्रकृति माने आप विकर एंजाइम बोल सकते हैं कि स्रोत मुख्यतः सूक्ष्म जीव और फिर पौधे तथा जंतु होते हैं। किसी एंजाइम के अमीनो अम्ल में परिवर्तन द्वारा उसके गुणधर्म में उपयोगी परिवर्तन लाने हेतु अध्ययन को प्रकीर्ण अभियांत्रिकी या एंजाइम अभियांत्रिकी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जाइमेज, इन्वर्टेज, लाइपेज, पेप्सिन या टाइलिन। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जाइमेज और इन्वर्टेज जो है ये ईस्ट में पाया जाता है, लाइपेज एंजाइम आपके शरीर में ही पाया जाता है। और लाइपेज का मेजर काम क्या होता है, लाइपेज क्या करता है आपको कमेंट में भी लिख के बताना, मैं भी बता दे रहा हूँ एक बार। फैट का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है, चलिए हमने लाइपेज बता दिया, आप पेप्सिन बताइएगा पेप्सिन का फंक्शन क्या है हमारे शरीर में। टाइलिन तो सबको पता है, पी यहाँ पे साइलेंट है। टाइलिन हमारे स्लेवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सिक्रेट होता है, लार ग्रंथियों से जो लार स्रावित होता है उसमें पाया जाता है और स्टार्च का पाचन करता है। नेक्स्ट चलते हैं, पेशी संकुचन के समय होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। पेशी जब हमारी संकुचित होती है उसमें क्या परिवर्तन होता है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया था, फिर भी मैं इसका आंसर आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, देख लें। शारीरिक पेशियां पेशियों में संकुचित एवं शिथिलन होने का गुण पाया जाता है। ये प्रत्यास्थ होती है, माने इसमें इलास्टिसिटी होती है, इनको खींचा जैसे खिंचाव भी हो सकता है इसमें। पेशियां संकुचन के द्वारा शरीर के किसी भाग को खींच सकती हैं, छोटा कर सकती है, लेकिन शिथिलन के द्वारा उसे ढकेल नहीं सकती। इसलिए पेशियां एंटागोनिस्टिक जोड़ों में व्यवस्थित होती हैं। और एक पेशी संकुचन के द्वारा शरीर के किसी भाग को एक दिशा में गति प्रदान करती है तो दूसरी पेशी संकुचन के द्वारा उसी भाग को विपरीत दिशा में गति प्रदान करती है। तो आप देख रहे हैं पेशी संकुचन से क्या हो रहा है, जब पेशी संकुचन में होती है तो उसकी विपरीत पेशी शिथिलन अवस्था, माने एक संकुचन में होगी तो एक शिथिलन अवस्था में होगी, रिलैक्स कंडीशन में होगी। एंटागोनिस्टिक पेशियों का सिद्धांत वर्टिब्रेट एवं इनवर्टिब्रेट दोनों प्रकार के जंतुओं की पेशियों पर समान रूप से लागू होता है। और जंतुओं में प्रचलन पेशियों एवं कंकाल दोनों के समन्वय पर निर्भर करता है। तो आपने देख लिया यहाँ पे। और चलते अगला क्वेश्चन क्या है, प्लांट सेल और जंतु सेल में समानताएं क्या पूछा गया, डिफरेंस नहीं पूछा जा रहा। प्लांट सेल में समानता पूछी जा रही है। देखिए यहाँ प्लांट सेल जो है आकार में बड़ी होती है, जंतु कोशिका जो है आकार में, अब यहाँ पे समानता हो जा रहा है। और यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं, पादप कोशिका आकार में बड़ी, जंतु कोशिका छोटी होती है। पादप कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो समानता है, तो आप जान सकते हैं कि जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है दोनों ही यूकैरियोटिक टाइप की सेल है। कैसी सेल है, दोनों ही यूकैरियोटिक हैं। ये यहाँ पे डिफरेंस आपको डिफरेंस भी शो कर दिया गया है, साथ साथ में समानता भी बता दे रहा हूँ। तो दोनों ही आपको बताया गया यूकैरियोटिक सेल है। दोनों में यू, यहाँ पे यू का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। यू मीन होता है ट्रू और कैरियोटिक जो शब्द आ रहा बार बार, कैरियोटिक मीन होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे जो दोनों ही प्रकार के सेल हैं इनमें दोनों में ही ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। सभी में जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं कंप्लीटली डेवलप्ड होते हैं। दोनों में माइटोकांड्रिया पाया जाता है। दोनों क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये जंतु सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। तो डिफरेंस नहीं जानना आपको अभी। इनमें दोनों में DNA पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन के साथ पाया जाता है। दोनों में राइबोसोम पाए जाते हैं 70-80S दोनों प्रकार के। तो ये बहुत सारी समानताएं हमने आपको बता दी। ये 2 मार्क्स में आपका आया हुआ है, तो 2 to 4 आपको डिफरेंस लिखना था और यहाँ पे आपने बहुत सारे डिफरेंस
देख लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ शो ही किया गया है कि पादप कोश में कोशिका भित्ति होती है, इसमें नहीं होती है। इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इनमें आमतौर पर एक अधिक बड़ी रिक्तिका होती है, इसमें छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। तो दो आप क्वेश्चन पूछा गया था समानता का, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंस भी साथ में देख लिया है। नेक्स्ट, जीवों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ। हम आप सभी जीव हैं, हम सब में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे दिया है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में CO2, अमोनिया, जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं अमोनोटिलिक बोलते हैं। जैसे हम आप यूरिया निकालते हैं यूरिन में अपने, तो यूरियोटिलिक। कीट जो होते हैं वो यूरिक एसिड निकालते हैं तो उन्हें यूरिकोटिलिक कहते हैं। और कुछ अन्य नाइट्रोजन के यौगिक भी सिक्रेट करते हैं। ये पदार्थ जिन विशेष अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाए उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। और आप में उत्सर्जी अंग यहाँ पे किडनी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है छठे का आरिलिया मछली नहीं है, यद्यपि इसे जेली फिश कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है जेली फिश? तो कहीं ना कहीं इसका जो स्ट्रक्चर है वो फिश जैसा है, इसलिए उसे जेली फिश कहा जाता है। लेकिन ये मछली नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ देख सकते हैं कि समुद्री जीव है और ये संघ सिलेंटेटा का जंतु है। संघ सिलेंटेटा में ट्रू फिश आती ही नहीं है। ट्रू फिश आपको अभी नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे कि ट्रू फिश कहाँ पे आती है। तो ये कहीं ना कहीं एक सिलेंट्रेट, देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि एक सिलेंट्रेट है, इसका नाम जेली फिश है केवल, ये फिश है नहीं। और ये संघ सिलेंट्रेटा का जंतु है, इनमें सिलेंट्रांत एक हुआ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रात्र में नर्स रोगी के कमरे से फूलों का गुलदस्ता हटा देती है क्यों? दिन में रखी रहती है, रात में क्यों हटा देती है? तो आप यहाँ देख सकते हैं उसके हटाने के पीछे रीजन है क्योंकि यह देर रात के समय CO2 रिलीज करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कमरे में अधिक हो जाएगी तो रोगी को सांस लेने में तकलीफ होगी। और कोविड-19 में आपने देखा बहुत लोग सांस से बहुत डरे से रहे। और वही चीज़ यहाँ पे भी शो किया जा रहा है, यदि CO2 ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन उसको शुद्ध नहीं मिलेगा तो उसकी सांस फूलने लगेगी और उसका टाइम ओवर हो जाएगा। तो देख लेते हैं और इसको आपको याद भी रखना है। ये आप देख रहे हैं इसमें कितने सारे फ्लावर हैं और गुलदस्ता रखेंगे बहुत सारे फ्लावर हैं, बहुत ज़्यादा CO2 इसमें रिलीज होगा और CO2 की क्वांटिटी वहाँ बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो सांस लेने में ओबियसली प्रॉब्लम आएगी। विद्युत हृदय लेख पर टिप्पणी लिखिए। ECG, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोलते हैं, हृदय लेख को ग्राफ या हृदय को कार्डियो माने हृदय होता है, इलेक्ट्रो माने यहाँ पे विद्युत से मतलब है तो इसे ECG बोलते हैं। ECG हृदय चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखी प्रस्तुतिकरण करता है। बीमार व्यक्ति में मानक ECG से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से देख सकते हैं, दोनों कलाइयाँ बाईं ओर की एड़ी जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त करते हैं। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है और ECG प्रत्येक उच्चतम बिंदु को P से T तक दर्शाया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग P से T तक दर्शाया जाता है। P यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ T यहाँ तक ये दर्शाया जाता है। और थोड़ा देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल। जो हृदय की विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। P तरंग को आलिंद के उद्दीपन, जो आपका हृदय है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, आलिंद निलय मिलाकर के 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय, लेफ्ट आलिंद राइट आलिंद और लेफ्ट राइट निलय भी होता है। तो यहाँ पर वही चीज शो किया जा रहा है जिससे दोनों आलिंदों का संकुचन होता है। QRS सम्मिश्र निलय के आधरोड़ को प्रस्तुत करता है जो निलय के संकुचन को शुरू करता है और संकुचन Q तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है जो प्रकुंचन की शुरुआत का द्योतक है, माने प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे। T तरंग निलय का उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करती है और T तरंग का अंत प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति पर होता है। तो इस तरह से है। और ये आप यहाँ देखिए 4 जो यहाँ पे दिया गया P Q R S T, इस तरह से ये शो किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं कैम प्लांट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैम? सबसे पहले कभी यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्रॉसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसका फुल फॉर्म आपको टाइप करके भेजना है जिससे आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाए। क्रॉसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कैसे आप लिखेंगे? यहाँ मैं आपको लिखकर दिखाता हूँ, CRA क्रॉसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म आप स्वयं लिखेंगे। शुष्क स्थानों में पाए जाने वाले ये पौधे विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए अनुकूलित होते हैं जो कैम प्लांट हैं। इनकी जड़ें जल की खोज में अति विकसित शाखान्वित हो सकती है। तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं जीरोफाइट प्लांट जैसा बिहेव कर रहे हैं जो ऐसी भूमि पे उगते हैं जहाँ पे जल का अभाव होता है, इसलिए इनकी जड़ें जो है अति विकसित होती हैं, बहुत गहराई तक जाती हैं।
जड़ों पर मूल रोम में मूल टोप पाए जाते हैं और इसकी जल और शोषण क्षमता भी अधिक होती है। तने शाखानी तथा छोटे होते हैं जिन पर रोम और क्यूटिकल की परत होती है। रोम या क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होता है? एक मोटी परत है जो जल को वाष्पोत्सर्जित नहीं होने देगी, इसके जल को सेव करके रखेगी, जिससे जल का क्षय कम से कम होगा। नागफनी, कोकोलोबा व सतावर के पौधों में, नागफनी आपने देखा भी होगा, उसकी पत्तियां बहुत मोटी होती हैं और उसके रंध्र अंदर की ओर घुस जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। तने मांसले पत्ती के सदृश होकर जल का संचय करते हैं। नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए पत्तियां छोटी होती है, मैंने आपको बताया। सल्कों में रूपांतरित, कांटों में रूपांतरित, सल्क माने कांटों में रूपांतरित हो जा रही है। कुछ मरुद पौधे जैसे करोल में तो पत्तियां पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है, पत्ती नहीं होगी तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं और ज्यादा जल वाष्पोत्सर्जित होगा नहीं, और जल ज्यादा वाष्पोत्सर्जित नहीं होगा तो उसकी में पौधे में जल की कमी नहीं होगी, उनको जल ज्यादा अवशोषित नहीं करना होगा और वो सूखे प्लेसेस पे ग्रो कर सकते हैं, माने वृद्धि विकास कर सकते हैं। मरुद्भिदों में आंतरिक संवहन के लिए जाइलम फ्लोएम ऊतक सुविकसित होते हैं और स्टोमेटा की संख्या कम होती है। स्टोमेटा क्या है? छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करते हैं। यहाँ कम होंगे तो जल का वाष्पोत्सर्जन कम करेंगे। ये रोम युक्त और अंदर की ओर धंसे होते हैं। अभी मैंने पहले आपको बताया कि अंदर की ओर धंसे होते हैं जिससे सूर्य का प्रकाश का इफेक्ट वहां तक ना पहुंचे बहुत ज्यादा। जब नहीं पहुंचेगा तो जल वाष्पित नहीं होगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निफ्रान की बात चले यहाँ पे। निफ्रान क्या है? निफ्रान किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। किडनी क्या करती है? उत्सर्जन में हेल्प करती है, उसी की ये एक यूनिट है। यह एक रीनल कार्पस्कल और एक रीनल ट्यूबुल से बना होता है। वृक्क वाहिनी में कोशिका की एक गुच्छे होते हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसमें एक बोमन कैप्सूल होता है जो वृक्क नलिका कैप्सूल में से फैली हुई है और कैप्सूल और ट्यूब्यूल जुड़े हुए हैं और एक ल्यूमेन के साथ, अब यहाँ देख सकते हैं कैप्सूल और ट्यूब्यूल जुड़े हुए हैं एक ल्यूमेन के साथ। ल्यूमेन क्या? खाली स्पेस को ल्यूमेन बोलते हैं। के साथ उपकला कोशिकाओं से बने हैं। एक स्वस्थ वयस्क के प्रत्येक किडनी में 1 से 1.5 ml, हमें सॉरी बोल सकते हैं आप, मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 से 1.5 ml मिलियन नेफ्रॉन। यहाँ नेफ्रॉन देख सकते हैं, ये नेफ्रॉन बना हुआ है। 1 से 1.5 मिलियन उसमें उपस्थित होते हैं किडनी में और हेल्प करते हैं आपको उत्सर्जन में। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक। तो केंद्रक किसने खोज की है और कहाँ पे पाया जाता है, और ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केंद्रक कोशिका द्रव्य में स्थित वह संरचना है जो जीव द्रव्य की क्रियाओं को संचालित करता है, कोशिका का नियंत्रण करता है, केंद्रक कहलाता है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। इसी के अंदर पाई जाती है केंद्रिका। इसी के अंदर क्या पाई जाती है? केंद्रिका, जिसे आप बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। किसने खोज की थी? फोंटाना। ये भी अक्सर पूछा जाता है। और न्यूक्लियस की लेकिन पूछेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यहाँ दिया गया है स्तनधारियों की आरबीसी व पादपों की चालनी नलिकाओं को छोड़कर सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इसका आकृति और आकार और संख्या, तो केंद्रक गोलाकार अंडाकार होते हुए हम लोग डायग्राम में देखेंगे और इसका व्यास 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक होता है और एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। परंतु सजीवों में एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। किसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं अभी मैं आपको बात बताऊंगा। यहाँ देखिए, या यहाँ पे देख भी सकते हैं पैरामीशियम और बाउचेरिया दो लिखा हुआ है। पैरामीशियम एक प्रोटोजोवन है और बाउचेरिया जो है यहाँ पे एक एल्गी का नाम है। तो यहाँ देखिए केंद्रक दोहरी झिल्ली से घिरा कोशिकांग है और दो झिल्लियों के मध्य 10 से 15 नैनोमीटर का रिक्त स्थान इसमें होता है, जिसे परिकेंद्र की अवकाश और केंद्र का झिल्ली से निश्चित स्थानों पर छिद्र। तो ये सारी चीज, इसमें आरएनए डीएनए भी होता है और ये बहुत सारे इसमें एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। और ये हम लोग पूरा इसका डायग्राम देख सकते हैं। ये केंद्रक आपका है और यहाँ केंद्रक में देखेंगे तो देखिए इसमें 2 वॉल लेयर है। 2 वॉल लेयर है, ठीक है। और इसके बीच बीच में जो इसके मुख्य रूप से इसमें 4 भाग है। सबसे पहले आप देखें जो आउटर मोस्ट लेयर यहाँ डबल दिख रही है, बाई लेयर है, माने इसमें 2 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है? 2 लेयर पाई जाती है। और इसके बीच में यहाँ देखिए जो खाली स्थान देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक द्रव्य भरा हुआ है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और इसके वाल को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए जो भी हमने जिक्र आपसे किया था कि इसे पाया जाता है न्यूक्लियोलस केंद्रिका, जिसकी खोज किसने किया था? फोंटाना ने किया था। और इसके साथ ही साथ आप देखिए इसकी वाल लेयर में देखिए बीच बीच में देखिए स्पेस पाए जा रहे हैं। ये जो स्पेस पाया जाता है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोपोर और इसमें बहुत सारे क्रोमैटिन थ्रेड्स पाए जाते हैं, डीएनए आरएनए इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि जो केंद्रक है ये ही सेल को डिफ्रेंशिएट कराता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि सेल जो होती है 2 प्रकार की होती है,
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों वर्ड आप देख रहे हैं, प्रो और यूकैरियोटिक जो टर्म देख रहे हैं, ये दो टाइप की जो सेल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें प्रो माने होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब होता है जिनमें वॉल लेयर ना हो, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म ना भरे हों और केंद्रीय संरचना व्यवस्थित ना हो। और यूकैरियोटिक होता है जो पूर्ण रूप से विकसित केंद्र होता है, इसमें वॉल लेयर भी उपस्थित हो और न्यूक्लियोप्लाज्म भी भरा हो, न्यूक्लियोलस भी उपस्थित हो, न्यूक्लियर कोर भी हो। तो ये यूकैरियोटिक, यू माने होता है ट्रू। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया था, तो यू का मतलब था ट्रू न्यूक्लियस और प्रो का मतलब था प्रिमिटिव। आज जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं विकसित है, तो इसका जो द्रव्य है, जैसे ये आपकी बैक्टीरियल सेल हम लोगों ने शुरू में देखा था, तो बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें बिखरे होते हैं, इसके न्यूक्लियोप्लाज्म जो बिखरे हैं, वॉल लेयर इसकी टूट करके पड़ी हुई होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें केंद्र की यही स्थिति होती है। तो अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। और आपको यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, वहाँ आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल में यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब करके कोई भी क्वेश्चन इस पे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। एक तो हो गया भैया, हमने 2 नंबर दबा दिया था उसमें। हो गया? हाँ देख लीजिए बात, 2 हमने दबा दिया था, कोई बात नहीं।